नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोले चिराग पासवान। बोले लालू संविधान खत्म कर शोषित वंचितों को गुलाम बनाना चाहती है भाजपा। तेजस्वी का बयान, खगड़िया से मेरा रग रग का रिश्ता। मीसा भारती ने प्रधानमंत्री को बूढ़ा कहकर क्यों किया संबोधित। और तेजस्वी का आरोप, पीएम को संविधान की पूरी जानकारी नहीं। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला है। उनसे पूछा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ने आपत्तिजनक बयान शिव को लेकर दिया है और कहा है कि शिव मैं हूं। उन्होंने कहा कि यह लोग किस तरीके से भगवान को भी लगाने का काम कर रहे हैं। यह लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और भगवान को भी लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता सामने आ गई है। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान पर उन्होंने कहा, इससे ज़्यादा शर्म नहीं है, इससे ज़्यादा गलत चीज़ नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने भारत के सर को ऊंचा किया है और आपका उनसे राजनीतिक बैर हो सकता है, लेकिन आप उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करें, यह बिल्कुल गलत है। इससे आपकी मानसिकता बिल्कुल झलकती है। उनसे पूछा गया, तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी युग का अंत हो गया और एनडीए चुनाव हार रही है। उन्होंने कहा, अन्य तो इन लोगों का पिछला बार एक सीट नहीं जीत पाए थे, इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। 2020 का चुनाव इन्हें भूलना नहीं चाहिए। हम लोग अगर एक साथ चुनाव लड़े होते तो आज इनका घमंड टूट गया होता। कहा है कि अब लड़ाई शिव और राम की हो गई है। हम शिव है और शिव से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। भाई कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति, और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जिसको कभी कांग्रेस या इनके सहयोगियों ने पूरा नहीं होने दिया। 500 साल से ज्यादा तक भगवान श्री राम लल्ला उस टेंट के नीचे रहे, तब ना इनकी भावनाएं आहत हुई, ना इनकी संवेदना उस प्रति जागी। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया, एनडीए ने जब अपनी बातों को पूरा किया, तो आज इनको शिव भी याद आ रहे हैं। पर उस वक्त इनको शिव याद नहीं आते जब उनकी आधी अर्धांगिनी, जब शक्ति के बारे में, उनके विनाश की बात जब उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता करते हैं। हकीकत है चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेस, उनके घटक दल के नेता इस तरीके की बातें करते हैं। आज जब वो शिव को इतना याद कर रहे हैं तो उनको राहुल गांधी जी का वो बयान भी याद आना चाहिए, जहां पे वो शक्ति के विनाश की वो बात करते हैं। ऐसे में इन्हीं विरोधाभास में जो इंडिया अलायंस अटका हुआ है, यही कारण है कि 14 से कम समर्थन 19 में मिला और इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक ऑल टाइम लो पर इस बार कांग्रेस का इससे ज्यादा घृणित, निंदनीय, अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से भाषा की सारी मर्यादा को तार तार कर दिया गया, और मैं बिहार की जनता से भी अपील करूंगा, और बल्कि मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा जो संभवतः कम संख्या में ही सही पर आज की तारीख में जो इंडिया अलायंस का समर्थन कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसी भाषा का आप लोग समर्थन कीजिएगा? मेरे प्रधानमंत्री से लाख बैर सही, पर क्या कोई भी सभ्य समाज में ऐसी भाषा का स्थान है? क्या आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आप इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका विरोध किसी से भी हो, भारतीय भाषाओं में उसके शब्दकोश में ऐसे शब्द हैं कि आप कड़ी से कड़ी निंदा मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का पहचान है हमारे प्रधानमंत्री। आपका उनसे मतभेद वैचारिक हो सकता है,
पर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करना क्या आपको शोभा देता है? आज की तारीख में हम लोग 21वीं सदी में हैं, पढ़े लिखे समाज की हम लोग कल्पना करते हैं। ऐसे में जब ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई अपना आदर्श मानता होगा, किस तरीके की एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं, किस तरीके का उदाहरण आप देना चाह रहे हैं, मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा कि देखें और देखकर निर्णय लें। एक तरफ राजद है जो परिवार की मां बहनों को गाली देने का काम करते हैं, दूसरी तरफ उनके सहयोगी हैं जो प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सभ्य समाज में ऐसे शब्दों की कहीं कोई स्थान नहीं, और कल को अगर ऐसे लोग आ गए तो फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार दिए जाएंगे, ये इनके नेताओं की भाषा से ही पता चलता है। लालू प्रसाद यादव ने आज एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे हाथ में देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इस पर महान विद्वान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। इसी तस्वीर ग्रंथ संविधान को भाजपा और मोदी सरकार मिलकर नष्ट करना चाहती है। संविधान खत्म कर ये भाजपाई देश के दलितों वंचितों को गुलाम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बाबा के संविधान को खत्म करना चाहता है, संविधान बदलना चाहता है। हम किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे और बाबा के नाम को कोई अली बेलू बाबा का लिखा हुआ संविधान नहीं है। रिजर्वेशन खत्म करना चाहता है। इसके लिए हम सब लोग को एकत्रित रहना है, जागरूक रहना है। प्रधानमंत्री को दलित, अति पिछड़ों के जीवन से जुड़े आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने से पूर्व पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये बातें तेजस्वी यादव ने कही। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री को संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दे पर जानकारी का अभाव हो यह उचित प्रतीत नहीं होता है। मॉडल को अच्छे से समझकर उसका अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले 1977 में बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने सभी धर्मों के सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी सभी धर्मों के सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सिफारिशें की थी। पीएम को यह भी पता नहीं कि उनमें कुछ सिफारिशें लागू हैं। ये तो शुरू से ही हम लोग कह रहे हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है, केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जितने भी जांच एजेंसी है सबका भाजपा जो है इस्तेमाल कर रही है। कोई भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। जो ऊपर से ऑर्डर आता है उसका पालन किया जाता है। किसी को भ्रष्टाचारी बनाना हो तो उस पर केस किया जाता है, और सही मायने में जो भ्रष्टाचारी अगर छूट देना है तो वो ऑर्डर आता है तो उसका दाम जो है निकाल दिया जाता है। तो यही तो हो रहा है बीजेपी में। इसलिए बहुत ही खतरनाक डिज़ाइन हो रखा है। घोषित इमरजेंसी हो रखी है, तानाशाही चल रही है, जिसके खिलाफ सब देश की जनता लड़ रही है। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो धर्म ग्रंथ बता रहे हैं। ओबीसी एसटी का आरक्षण जो है मुसलमानों को, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। आप लोगों को जानकारी में नहीं है, ना प्रधानमंत्री के जानकारी में है। जब कर्पूरी ठाकुर जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो सामाजिक तौर पे जो भी, चाहे किसी धर्म के कोई भी जात हो, जो पिछड़ी लोग थे उन सबको कर्पूरी जी ने आरक्षण दिया। और कर्पूरी जी को ये भारत रत्न तो दे रहे हैं, लेकिन उनके विचार का विरोध कर रहे हैं। इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों को बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। चाहे जो धर्म के कोई भी सामाजिक तौर पे जो पिछड़ी जातियां थीं उनको आरक्षण कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे पहले दिया। तो ये तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, एक के आड़ में सबका आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। यही तो हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मंडल कमीशन के सिफारिशों में भी लगभग 80 से 85
जो अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्मों की, उन सबको जो है सिफारिश में है। तो आप भी संविधान पर आप कहते हैं सिंह कल आ रहे हैं, फिर जेपी नड्डा आ रहे हैं, छपड़ा फिर धीरे धीरे तो आना ही है ना, चुनाव में आना ही है सामने सर। चुनाव में तो सब लोग आते ही है ना, लेकिन आ रहे हैं तो घबराए हुए हैं लोग और जान रहे हैं बिहार से कुछ मिलना नहीं है। पिछले बार 40 में से 39 सांसद दिया, कुछ मिला तो नहीं। 14 में 31 सांसद दिया, कुछ मिला तो नहीं। अरे हम कह रहे हैं, पटना में बैठ के, दिल्ली में बैठ के लोगों को अंदाज़ा नहीं है, मामला बीजेपी का गड़बड़ा गया है। और जो हम पहले दिन से कह रहे हैं, बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा, वो दे रहा है। प्रधानमंत्री अयोध्या जा रही है, संविधान पर कह रहे हैं राष्ट्रपति आज अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने जा रही है। अच्छी बात है। तो संविधान पर आप जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं उसे धर्म ग्रंथ मानता हूँ, ये लोग झूठ फैला रहे हैं संविधान को खत्म करने के बाद। कार्रवाई किस पे किया? जो लोग कह रहे खत्म करने के लिए, उनके लिए तो मुंह नहीं खुला। उनके लिए मुंह खुला क्या प्रधानमंत्री का? क्यों नहीं खुल रहा? हमें झूठा बोल रहे हैं। हम तो उन्हीं के लोगों का बयान देख करके बात कर रहे हैं। इंदौर और सूरत में जो तस्वीर आई है सामने, कहा जा रहा है कि बंगाल और बिहार में भी वैसे कोशिश कर रही है, क्या लगता है? तो इसके लिए क्या है, लोकतंत्र खत्म ही है ना। अगर इस तरह की साजिशें चल रही हैं, जैसे चंडीगढ़ में हुआ, नागपुर में हुआ, आपका इंदौर, सूरत और इंदौर में हुआ, तो ये क्या मंशाता है? और हमको तो सूचना मिली कि भाई जो इंदौर में जो हुआ, उसके 2-3 दिन पहले 307 का मुकदमा किया गया उसके ऊपर। पटना की पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। इस बार भी पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर महागठबंधन के तमाम घटक दल जीत हासिल को लेकर पूरे क्षेत्र में चुनाव अभियान और बैठक जारी है। इसी कड़ी में आज बिहटा में महागठबंधन की बैठक में सभा को संबोधित करते हुए मीसा भारती ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बूढ़ा से संबोधित करते हुए कहा, जनता ने 2 बार मौका दिया है, उम्र भी 75 साल हो चुकी है, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन 2 बार मौका मिलने के बाद भी युवाओं और जनता की समस्या दूर नहीं हुई। यहाँ तक कि अग्निवीर जैसी योजना को लाकर युवाओं को 4 साल बाद बेरोजगार करने का एक और मौका दिया है। मोदी सरकार ने लाया, इसलिए इस बार जनता जवाब देने का काम करेगी। इतिहास में, इस देश के इतिहास में किसी भी राज्य में नहीं हुआ 15 लाख सरकारी नौकरी गांधी मैदान से देने का काम किया है। हमारे कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। वहीं आप देखिए, ये जो 24 का चुनाव है, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये कोई मीसा भारती का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस देश को बचाने का चुनाव है, इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, इस देश में आरक्षण को बचाने का चुनाव है। ये तो विपक्ष के नेता और मीसा भारती भाजपा पे आरोप नहीं लगा रही है, ये भाजपा के नेताओं द्वारा जो उनके भाषण और वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें जालसाजी हो रहा है। आप देखिए भाजपा के नेता क्या कहते हैं, हम लोग को 4 सरकार जानते हैं कि नहीं। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इस देश की जनता ने, भारत की जनता ने 400 पार की हवा निकाल दी है, इसलिए आज वो 400 पार का नारा भी नहीं लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री 75 वर्ष के हो गए, 2 बार देश में मौका दिया, 10 वर्ष तो आपने देश के राज किया। क्या किया हमारे नौजवान भाइयों के लिए? एक तरफ हम अग्निवीर योजना लेकर के आए हैं, जिसमें 4 साल बाद हमारा नौजवान भाई घर बैठे का रिटायर हो करके, और ये बूढ़ा प्रधानमंत्री 75 वर्ष में एक और मौका मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि 18 वर्ष में बच्चा जाएगा वहां, देश की सेवा करेगा, और जैसे ही वो 22 वर्ष का होगा, उसको रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी 75 वर्ष के होने जा रहे हैं, और उनको तीसरा टर्म भी चाहिए। लेकिन मोदी जी, इस देश की जनता मूर्ख नहीं है, बार-बार कांट की हाथी चूल्हे पे नहीं चढ़ती है। आपने जो वादे किए 10 वर्षों में इस देश की जनता ने खेल लिया। आप देश को कहां से कहां ले गए। आपको मदद करनी थी किसानों की, लेकिन आपको मदद करनी थी पूंजीपतियों की।
खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के सिमरी बख्तियारपुर के हाई मैदान में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संतोष सुमन एवं बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी का आगमन हुआ। कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि भीड़ को देखकर पता चल गया है कि जीत सुनिश्चित है और कहा कि राजेश वर्मा को वोट देकर जीत कर तीसरी बार पीएम को जिताएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोजपा उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करने की अपील करते हुए जमकर हमला बोला और कहा, खगड़िया से मेरा रग रग से रिश्ता है। साथियों, आज आप लोगों के बीच सिर्फ यह आग्रह करने आया हूं। देश ने 2 चरण के चुनाव देख लिए और इन 2 चरण के चुनाव में जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, एक बात स्पष्ट है, एक बात तय है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं। बस अब ये एक अहम जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है कि जब हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो ऐसे में उनके बगल में खगड़िया लोकसभा से जो प्रत्याशी यहाँ का प्रतिनिधित्व करे, जो व्यक्ति सिमरी बख्तियारपुर का प्रतिनिधित्व करे, जो सहरसा जिले का हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला जो सांसद हो, वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों से जुड़ी समस्या का समाधान कर सके, जो प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में बैठकर आप लोगों की जुड़ी परियोजनाओं को पारित करा सके। ऐसे में राजेश वर्मा एक ऐसे प्रत्याशी है जो यहां से जीतकर जाएंगे तो प्रधानमंत्री के बगल में बैठने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर आप लोगों की समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। साथियों, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिन रात एक ईमानदार प्रयास किया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने जहां एक तरफ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देश की एक बड़ी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, तो वही उन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि समाज के हर वर्ग को उसका उचित सम्मान मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए उन्होंने शौचालय बनाने का काम किया, तो वही उज्ज्वला योजना देकर भी जितनी महिलाओं के स्वास्थ्य को हानि होती थी चूल्हा चौखट के धुएं से, वहां पर भी इनको उज्ज्वला योजना से राहत देने का काम किया। वही कोई गरीब परिवार आर्थिक अभाव में स्वास्थ्य लाभ से वंचित न रह जाए, वहां पर आयुष्मान योजना देकर हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। दुनिया की गरीब कल्याण की सबसे बड़ी योजना जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी सोच गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की है। आप लोग को अनाज मिल रहा है ना? यहाँ पर किन को मिल रहा, हाथ उठाकर बताइए। साथियों, ये सोच गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रही है। ऐसे में साथियों, आज हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रधानमंत्री ने हम लोगों की सरहद को सुरक्षित रखा, जिन्होंने अंतरिक्ष के माध्यम से देश में विकास के कार्यों को गति देने का काम किया, जिस प्रधानमंत्री ने जात पात धर्म मजहब के मतभेद से उठकर देश के 140 करोड़ आबादी को मुख्य धारा के साथ जोड़कर 2047 तक
विकसित देश बनाने का संकल्प लिया। जब 2047 में हम लोग विकसित देश की बात करते हैं तो उसके लिए देश के हर एक प्रदेश को विकसित होना होगा। बिहार जैसे प्रदेश, बिहार का हर एक जिला, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव को विकसित होना होगा। इस सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम किसी परिवार में उन्होंने कोई फर्क नहीं समझा। किसी अगड़ा पिछड़ा में योजना गरीब कल्याण की पहुंचाते वक्त उन्होंने जात पात धर्म मजहब के मतभेदों को उन्होंने सामने नहीं रखा। सिर्फ एक सोच के साथ कि देश का हर एक भारतीय आगे बढ़ना चाहिए। हमारे प्रदेश का हर एक गरीब बिहारी जो किसी भी जात पात धर्म मजहब से आता हो उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ना हो। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। पर हाँ, वही कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जो अपनी पूंजी को अर्जित करने के लिए आप लोगों की कमाई पर भी नजर रखे हुए हैं। कांग्रेस राजद के जब लोग आएंगे तो उन लोगों की नजर है आप लोगों की संपत्ति पर। आजकल इनहेरिटेंस टैक्स लगाकर ये लोग चाहते हैं कि जितनी जमीन जायदाद, जितना भी चाची आप लोग गहना जेवर अर्जित किए हैं ना, 55% जो एक आम किसान, एक गरीब किसान की जो छोटी जमीन होगी उसका भी 55% आप लोगों की संपत्ति का 55% कांग्रेस और राजद के लोग हथियाने की सोच के साथ आगे आ रहे हैं। इसीलिए साथियों, हम लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। जिन लोगों ने 55 साल में देश में गरीबी नहीं हटा सके, जो लोग बिहार में 15 साल तक एक ही परिवार के 2 मुख्यमंत्री रहे, तब वो लोग प्रदेश का विकास नहीं कर पाए, तो आज वो लोग आपकी उन योजनाओं पर भी नजर रखे हुए हैं जो प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण के माध्यम से दे रहे हैं। भले वो आप लोग को मिलने वाला राशन हो, उज्ज्वला हो या आयुष्मान के माध्यम से जो गरीब कल्याण की योजना का लाभ आज आप लोगों को मिल रहा है, विपक्षी दल के नेताओं की सोच है कि कैसे उसको आप लोगों से हड़प लिया जाए। साथियों, समय का अभाव है, पर जाते जाते आप लोगों से यह आग्रह कर जाऊंगा, यहां से कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई राजेश वर्मा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और जब आप लोग राजेश वर्मा जी को यहां से जिताकर भेजिएगा तो आप लोगों का वोट सिर्फ राजेश वर्मा के लिए नहीं, आप लोगों का सांसद चिराग पासवान भी यहां से होगा। ये भी वादा आप लोगों से करके जाता है। साथियों, अंत में 7 तारीख को आप लोगों के द्वारा दिया गया एक वोट प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, मुख्यमंत्री जी को मजबूती देगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती देगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देगा और आपके बेटे, आपके भाई चिराग पासवान को भी मजबूती देने का काम करेगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।